नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। जी हाँ, प्रेस वार्ता, जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में हैं और पेपर के हेडलाइन बन रही हैं। हमारे साथ विभिन्न राज्यों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं ज्ञानेश जी, हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से, हमारे साथ उत्तराखंड से सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे उत्तराखंड की ओर। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड की तमाम बड़ी अपडेट, तमाम बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। जी निशा जी, बिल्कुल। अगर उत्तराखंड की बात करें तो निशा जी, हरिद्वार में जो ईडी है उनकी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। दीनदयाल शर्मा एजुकेशनल ट्रस्ट की जो संपत्ति है उनको जब्त किया गया। वहीं इसी के ट्रस्ट की 1.97 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। वहीं उत्तराखंड जो बोर्ड है उन्होंने सूची जारी कर दी गई है। जो बेसिक है वो 10वीं और 12वीं की बेसिक जारी कर दी है। 27 फरवरी से शुरू होकर 16 मार्च तक जो है बेसिक वो आयोजित की जाएगी। वही निशा जी बताना चाहूंगी, अयोध्या से देहरादून तक पहुंचा अक्षत कलश भक्तों ने जो भव्य स्वागत किया और जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। वही निशा जी मैं बताना चाहूंगी, मिलते जुलते लक्षण सिग्नल इन्फ्लुएंजा के 3 मरीज मिले हैं। H1N1 जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वही निशा जी बताना चाहूंगी मौसम के बारे में कि 4-5 दिन तक जो मौसम है वो शुष्क रहने वाला है। ठंडी हवाएं लोगों को परेशान कर सकती है। जो सुबह का समय है जो घना कोहरा है वो भी लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। वही नए साल के भी अब जो बारिश या बर्फबारी होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लोग और पर्यटक इसी तरह से निराश होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी 4-5 दिन तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है और सूखी ठंडी पड़ने वाली है। जी सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश से। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल निशा, अगर हिमाचल प्रदेश की बात कहो तो जिस तरीके से जो ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। जो टेम्परेचर है वो लगातार -डिग्री में कई डिग्री चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो सैलानी आ रहा है, जो सेलिब्रेट करने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं, देश विदेशों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिस तरीके से वहां पे जो सैलानी है वो लगातार कहीं दूर से दराज से लोग आते हैं और सेलिब्रेशन के लिए जिस तरीके से उसकी माहौल रहते हैं, खुशी झूमते हैं, कहीं ड्रिंक करके तो कहीं जो है इस तरीके से आनंद उठाते हैं। लेने के लिए जो सैलानी है वो लगातार लगे रहते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में नए साल के जश्न के लिए सैलानियों का जो जनसैलाब है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। जिस तरीके से कुल्लू और मनाली की अगर मैं बात करूं तो करीब 90% होटल जो है वो अभी तक बुक हो चुके हैं। साथ ही साथ होटल मालिकों ने पर्यटकों की व्यवस्था के लिए जो सुविधा है वो उसका जो पुख्ता इंतजाम किया है। साथ ही जो सैलानी आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करे। साथ ही साथ ऐसे में माना जा रहा है कि जो है कुल्लू और मनाली में नए साल के जश्न के लिए करीब 1.5 लाख जो है सैलानी वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन जो है वो भी लगातार जो एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। सैलानियों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफें ना हो, इसके लिए जगह जगह जो है पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस का जो टुकड़ी है वो जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि निशा, जिस तरीके से जिला पर्यटन अधिकारी ने साफ तौर पर बताया है कि बीते सप्ताह क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए करीब 1.5 लाख जो सैलानी थे वो आए थे। और उसमें उन्होंने कहा था कुल्लू और मनाली में पर्यटकों को लेकर जिस तरीके से नए साल के लिए भारी भीड़ के साथ उत्साह भी दिखा था। साथ ही साथ हर रोज हजारों की संख्या में पर्यटक रोज लगातार वो बढ़ते जो संख्या है उनकी वो लगातार बढ़ते जा रही है और थमने का कहीं नाम नहीं ले रही है। और जो पर्यटक है वो लगातार झूम रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप देखिए कि इसमें एक चीज और बता दूं कि उन्होंने जो जिला पर्यटन अधिकारी उन्होंने ये भी कहा है पिछले सप्ताह जो है ग्रीन बैरियर भी लगाया गया था। हालांकि 12,000 से अधिक पर्यटक वाहन जो गुजरे हैं उसको भी जो है पुख्ता तरीके से एक इंतजाम किए गए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुल्लू मनाली में 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी न्यू ईयर के समय पे जिस तरीके से जो सैलानी थे वो और उसको लेकर के जो सरकार है वो बेहद ही काफी एक्टिव है। ऐसे में पिछली बार से इस बार ज्यादा संख्या में टूरिस्ट कुल्लू और मनाली में आने की उम्मीद है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अटल टनल की जो बात लगातार सुर्खियों में बनी रहती है, यहाँ पे भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं और तमाम वो जगह है जो हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे एक्सीडेंटल एरिया है उसको कौन किया गया है, वहाँ पे पुलिस को भी जो है एक्टिव किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ से 24-25 सितंबर को देखा गया था कई भीषण सड़क हादसे भी हुए थे, क्योंकि वो क्रिसमस का समय था। वहाँ पे पुलिस एक्टिव होने के बाद भी कई भीषण सड़क हादसे हो गए थे। जी जी बिल्कुल।
मनीष जी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं ज्ञानेश जी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं। निशा, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की बात आपको आज बताऊंगा कि देखिए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अयोध्या में आज उनका आगमन है। और उस आगमन को लेकर जो अयोध्या में तरह तरह की तैयारियां हैं। आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को इनका आगमन था, तो इसकी तरीके से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अब मैं बताऊंगा कि आपको जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, वो क्या क्या वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। बता दूं, सबसे बड़ी तो बात यह है कि जो हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ है, उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वो उनको अयोध्या वासियों को जो है उसको उपहार में मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो रेलवे स्टेशन है अयोध्या धाम जंक्शन, उसको भी उपहार में भारत के प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे उसका। इस तरीके से अयोध्या में चाहे वंदे मातरम और चाहे वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे वो हरी झंडी। तो महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से 16 किलोमीटर से जो है प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। जगह जगह पर जो है अयोध्या में संत समाज के साथ वैदिक ब्राह्मण करेंगे, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगी। तो इस तरीके से जो बहुत से संत हैं, महंत हैं, भारत के प्रधानमंत्री के आगमन पर फूल वर्षा की जाएगी। तो अच्छा बता दूं कि वहां पे जो यातायात है उसको बंद रखा जाएगा, जो राष्ट्रीय मार्ग है उसको बंद कर दिया जाएगा, ताकि कोई यातायात में जो है वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत ना हो। अयोध्या में इस तरह पैदल चलने में लगभग उनको जो है पाबंदी है। पाबंदी प्रशासन ने सख्त सुरक्षा को लेकर सड़क के दोनों तरफ से बैरिकेडिंग किया है। तो भारत के जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लगभग 15,700 करोड़ की जो 46 विकास की परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण करेंगे। तो इसमें शासन प्रशासन पुलिस बस पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा निशा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कभी कभी क्या होता है कि आने में दिक्कतें हो जाती हैं और अधिकारी ध्यान नहीं देते। तो इसको लेकर पूरी तरीके से अयोध्या में सचेत किया गया है। योगी आदित्यनाथ कई बार इसके लिए मीटिंग कर चुके हैं। अब आपको हम बता दें कि देखिए, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें लगभग 11 जगहों से अलग अलग चीजें आएंगी। जैसे हम बता दें कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें जो ननिहाल के चावल और ससुराल से मेवा आएंगे। इसी तरीके से ननिहाल छत्तीसगढ़ जो है उसमें लगभग 3,000 क्विंटल चावल अयोध्या जाएंगे। और यह जो है अब देखा जाए तो चावल खेप है जो छत्तीसगढ़ से के जिलों से एकत्र किया जाएगा और फिर वहां से अयोध्या के लिए लाया जाएगा। इसी तरीके से ससुराल में अगर देखें, अयोध्या ससुराल, राम की जो ससुराल है नेपाल के जनक से वस्त्र, फल और मेवा ये 5 जनवरी को अयोध्या में पहुंचेंगे। इस तरीके से इनके जो उपहार हैं वो कहीं ना कहीं 1100 थाल सजाए जाएंगे, उसमें शामिल होंगे। इस नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल से उनके लिए आभूषण आएंगे, बर्तन आएंगे, कपड़े आएंगे, मिठाइयां आएंगी और जो लगभग 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे इसमें निशा। एटा से बता दूं कि एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्ट धातु का जो 2100 किलो का घंटा पहुंचेगा। और ये दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा। इस देश में इससे बड़ा कोई घंटा नहीं है। तो अयोध्या में इस तरीके से तैयारी की जा रही है और इसकी लागत लगभग 25 लाख रुपए इस घंटे की, और इसको बनाने में लोग 400 कर्मचारी जुटे हुए हैं। तो इसी तरीके से जो यूपी की एटा है, जिला एटा है, वहां से अयोध्या में लगभग जो घंटी की चौड़ाई है 15 फुट और अंदर जो है उसकी चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 21 किलो का है। इसे बनाने में लगभग 1 साल लग चुका है। तो बता दूं कि इसी तरीके से 108 फीट की जो लंबी अगरबत्ती है वो अयोध्या भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार हुई है और ये पंचगम्य है और हवन सामग्री के साथ में गाय के गोबर से बनाया गया। इसका वजन भी लगभग 35 किलो है। तो इस तरीके से तरह तरह की चीजें अलग अलग जगहों से आएंगी। चाहे वो बड़ौदा से अगर हम देखें तो लगभग जो इसकी कीमत है वो अगरबत्ती की कीमत 5 लाख रुपए है और इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। लगभग ये अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ से भेजा जाएगा और इसमें वीहा वरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने से लगभग 1.5 महीने तक लगातार बत्ती जलती रहेगी। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें है, नई नई चीजें भेजी जा रही है। अच्छा, हम बताया राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में भगवान की जो चरण पादुकाएं हैं वो भी वहीं रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं जो देश भर में घुमाई जा रही हैं और 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इसके लिए जो श्री चिल्ला निवास शास्त्री ने तैयार किया है। तो बता दूं 41 दिनों की परिक्रमा की थी। इसके बाद इन चरण पादुकाओं को जो है वो लगा हुआ बद्रीनाथ मंदिरों से लाया जाएगा और इसे विशेष पूजा के बाद में
जो है ये अयोध्या पहुंचेंगी। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कि जो कानून व्यवस्था है उस पर क्या बात ये बता दूं कि जो रायबरेली है, रायबरेली में अमेठी है, अमेठी में जो सांसद है स्मृति ईरानी, वो कल पहुंची थी और वहां पे जब लोगों के साथ भी उन्होंने मीटिंग किया, मीटिंग के बाद में वो डीआईएस हैं, डीआईएस को उन्होंने फोन किया और बता दूं कि एक मामले को लेकर जब उन्होंने फोन किया तो डीआईएस से तर्क होने लगा और उन्होंने कहा कि देखिए जब आप मुझे 10 मिनट तक आप मुझसे बातें कर रहे हैं तो एक बुजुर्ग है 72 साल का युवक, उसको आप उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने डांटा भी। तो मैं बताऊंगा कि देखिए जब कोई आला अधिकारी जिले में अधिकारियों से बात करता है तब उनकी हकीकत पता चलती है। तो चाहे वो स्मृति ईरानी के आने के बाद हो या बता दूं कि उन्नाव की एक ऐसी घटना है जहाँ पे उन्नाव में एक युवक जो है वो दीपक कुमार है, दीपक कुमार के ऑफिस में पहुंचता है, दलित युवक होता है वो, और वो एसपी ऑफिस में आत्मदाह का प्रयास करता था। वो लगभग मैं बता रहा हूँ 27 दिसंबर की घटना है और जब ये आत्मदाह का प्रयास करता है वो जल भी जाता है। उसके बाद में जो है शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ की टीम है वो सजग होती है, तब जाके जो सीओ पुरवा है उनको पुलिस अटैच किया जाता है, लाइन में अटैच किया जाता है। तो इस तरीके से जो पीड़ित को कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा है निशा, तब जाके वो परेशान होकर आत्मदाह का प्रयास करता है, चाहे वो राजधानी लखनऊ के सचिवालय के गेटों पर हो और चाहे वो जिले में चाहे डीएम हो चाहे एसपी हो। तो इस तरीके की बहुत सी घटनाएं आती है। एक बात हम करेंगे बिजली विभाग की, बता दूं कि भूतनाथ पे एक एसी बैठते हैं वाई एन राम, जब उनसे कल एक पीड़ित महिला ने कई बार उनसे एक्सचेंज के ऑफिस गई, उसके बाद उनके ऑफिस गई और उसका जो बिजली का बिल था वो काफी 64,000 रुपए आया। जब उसकी डिटेल उसने मांगी तो वो तिलमिला गए और कहने लगे ये मेरा काम नहीं, ये काम एक्सियन और जेई का है। लेकिन जब महिला ने जेई से बात किया तो उसने कहा नहीं मेरा काम नहीं एक्सियन का, जबकि बता दूं कि उसका जो घर है उससे मात्र 10 फीट की दूरी पर पिलर है और उसके लिए उससे जो पैसा वसूला जा रहा है वो कहीं ना कहीं 64,000 रुपए है। अब उनसे जब डिटेल्स मांगी जा रही है तो नहीं दे पा रहे हैं। जब यही मामला पता है निशा, जब ये उच्च स्तरीय पर पहुंचता है तब वो आनंद फानन में फिर उस पर निस्तारण करते हैं। तो ऐसे बहुत से मामले हैं जो, और बता दूं कि वो चाहे पत्रकार हो चाहे आम आदमी हो, भैया राम ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा डांटते रहते हैं लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें निकल के आती है निशा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अगर जब तक नहीं सुधरने का नाम ले रहा है, और बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को हर एक मामला जो है उन तक नहीं पहुंच पाता है। अब मैं बता दूं इसी तरीके से कि जब योगी आदित्यनाथ को, जो एक ऐसा गांव है झांसी में जहां पे बंगरा ब्लॉक है, जो 2 गांवों के बीच में रहने वाली पथरई नदी है, उन बच्चों में काफी बाधा आ रही थी। वो बच्चे जो है विद्यालय जाते थे तो उन पानी से रो कर जाते थे। अब उसमें कई साल से लोग जो है उसको बनवाने के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने नहीं संज्ञान लिया। और इसकी जब एक फोटो वायरल हुई, किसी ने फोटो उसको डाल दिया और योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, तब उन्होंने मामले को संज्ञान लिया। तब जाके उसको आदेश दिया कि जो बच्चे जा रहे हो पानी में होकर ना जाए। लगभग जो है उस पुल की कीमत 4 करोड़ लग रही है। तो उन्होंने तुरंत आदेश किया और इसके लिए जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, वो मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। अब उसका आदेश हुआ। तो निशा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस तरीके के हालात हैं कि जब अधिकारी तब तक अनसुना करता रहता है जब तक उसको ये नहीं लगता कि अब हमारी नौकरी जाने वाली है, हम पे कार्रवाई होने वाली है। तो एक ये बड़ा प्रश्न भी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, अगर उनके मामला उनके संज्ञान में आता है तो कार्रवाई निश्चित होनी है। लेकिन आखिर ये शुद्ध बुद्ध जो अधिकारी हैं ये कब तक लेंगे, और हर एक चीज क्या योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ही होगा? आखिर वो क्या करते रहते हैं, एक बड़ा प्रश्न उठता है यूपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सीधे चलेंगे फिर से उत्तराखंड की ओर। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुनीता जी, उत्तराखंड से और कोई जानकारी और कोई अपडेट? जी निशा जी, बताना चाहूंगी उत्तराखंड में हर पंचायत में खेल मैदान बनेगा। मिनी स्टेडियम के लिए मिलेंगे 70 लाख रुपए। इसके लिए जो शासन है उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक फर्जी इंस्टीट्यूट चलाने के 88 छात्रों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था भविष्य के साथ, 58 छात्राओं को जो फर्जी डिग्रियां हैं वो दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वही निशा जी बताना चाहूंगी, कुमारी से गढ़वाल तक न्यू कानून पर हल्ला बोल के किया गया और जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए। राज्यपाल को इसका जो ज्ञापन है वो भेज दिया गया है। जी निशा जी। बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे हिमाचल प्रदेश की ओर। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी, हिमाचल प्रदेश से और कोई अपडेट और कोई जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल निशा, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में उस समय अफरा तफरी मच गई जिस समय एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना जो है सीएम को मिलती है और स्थानीय प्रशासन जो है
उसको मिलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट में जो एसडीएम बाल बाल बच गए, वो जो है वहां पर पहुंचे थे। साथ ही साथ शुक्रवार और सुबह का यह मामला बताया जा रहा है। मामले में एसडीएम घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि जानकारी के अनुसार जिस तरीके से शिमला के कोटा खाई का यह मामला बताया जा रहा है, कोटा खाई थाने में सुबह 3:30 बजे के करीब सूचना मिली थी कि कोटा खाई बाजार में एक बिल्डिंग में सिलेंडर ब्लास्ट हुई है। सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना पर जो है मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान पुलिस ने देखा कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर आग लगी है। इस दौरान दरवाजे और खिड़कियां टूट गए हैं, जहां पर आग की जो लहरें हैं वो धधकती नजर आ रही है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ जो है एसडीएम साहब भी पहुंचे थे। एसडीएम अतुल शर्मा ने यह बताया कि सोलन जिले के धनपुर के रहने वाले ये लोग थे, जहां पर वो कोटा खाई में एसडीएम और यहाँ पर रहते हैं। एसडीएम ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार सुबह 3 बजे जिस तरीके की ये घटना है, और ये गर्म पानी जो महिला थी वो गर्म पानी जो किचन में गर्म कर रही थी। साथ ही साथ जब ये आग लगी है तो अफरा तफरी का माहौल हुआ। साथ में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, उसके पहले ही जो है एसडीएम साहब पहुंच गए थे। एसडीएम जब पहुंचे वहां पे तो वहां पे आग की लपटें जो है एसडीएम के कपड़ों में पकड़ ली, जहां से वो बुरी तरीके से झुलस गए। उनको जिला अस्पताल में हालांकि अभी भर्ती कराया गया, वो जिंदगी मौत से जो है अभी जूझ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी जिला प्रशासन जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो किस तरीके से एसडीएम साहब को बचाने का प्रयास कर रही है, और लगातार पिछले 24 घंटों से प्रयासरत है। अब देखना यह है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो और फायर ब्रिगेड की टीम है, हालांकि आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इस तरीके की घटनाएं निशा लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि फायर कभी कभी क्या होता है कि जिस तरीके से जो फायर होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो लगातार जाती भी रहती है, जो फायर पुलिस है वो भी जाती है। ये लोगों तक हिदायत भी दी जाती है, भैया अगर एक्सपायर हो गया तो उसको आप लोग जल्द से जल्द उसका नया वो करवा ले, नहीं तो कभी भी कोई घटना हो जाती है तो ऐसे में जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। प्रशासन इसमें क्या कर सकता है? प्रशासन हर तरीके से लोगों तक जागरूकता फैलाता है, जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करता है। इसके बाद भी अगर समन्वय की सूचना ना मिलती हो और लोग इस तरीके के जो है शिकार होते जाते, ये ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, इसको लोग जो है एहतियात बरतने की पुलिस लगातार जो है कोशिश करवाती है और बताती भी है, लेकिन ये लापरवाह ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हादसा लगातार होता रहा है। और दिशा में एक बात और आपको बता दूं कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से महिला एक चैलेंजिंग के रूप में काम कर रही हैं, आप देखते होंगे, चाहे वो एयर फ्लाइट की बात कर ले या फिर बस की बात कर ले, तमाम जो वो भी साइट्स है जिन पर भी सुचारू रूप से सक्रिय है, और ये खुद दिखाने का प्रयास भी कर रही है कि किस तरीके से महिलाएं भी पुरुषों के बराबरी में वर्क कर रही है। साथ मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश की शिमला की सीमा से एक मामला सामने आया है, जहां पर सीमा ठाकुर नामक एक महिला जो राज्य परिवहन निगम में इकलौती बस चालक है, उन्होंने चुनौती दिया है जिस तरीके से पहले वो एचआरटीसी की टैक्सी चलाती थी, उसके बाद वो लगातार जो है वोल्वो बस चलाई कुछ दिन, उसके बाद अभी जो है सीमा हिमाचल की पहली महिला चालक है जो अभी रोडवेज बस में महिला चालक है। और इस बात की ये गारंटी भी है कि जिस तरीके से सीमा दिल्ली से रोहड़ू बस रूट पर एचआरटीसी की वोल्वो बस चलाती है, उन्होंने शिमला के कोटशेरा कॉलेज से पढ़ाई भी की थी। यह एक चैलेंजिंग है जिस तरीके से तो जहां पर लोग जिस हाईवे की बात मैं कर रहा हूँ निशा, उस हादसे पे चलने के लिए लोगों की जो वो रोकते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इतना जो है खतरनाक वो हाईवे है, उसमें महिला चालक जो है किस तरीके से बस चलाती हुई नजर आती है, और ये एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। साथ ही साथ इसी तरह की शिमला की एक मीनाक्षी सिंह है। मीनाक्षी सिंह भी पहले जो है महिला टैक्सी चालक थी। कोरोना काल के समय जिस तरीके से आर्थिक संकट आया, उसको भी झेलते हुए महिलाओं की जो लड़कियां हैं उनकी पढ़ाई भी रुक गई, और इस तरीके से अगर एक अपने आप में चैलेंजिंग करके जिस तरीके से पढ़ाई करके इस तरीके के पोस्ट जो है महिला चालक हुई, या फिर तमाम जो इस तरीके की महिलाएं जो विकास कर रहे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये चर्चाओं का बाजार है वो लगातार गर्म होते जा रहे हैं। जी निशा। जी बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिमाचल प्रदेश की तमाम अपडेट देने के लिए हमारे दर्शकों को। ज्ञानेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश से तमाम जानकारी देने के लिए। सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड से तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने अपने अपने राज्यों की तमाम बड़ी खबर, तमाम बड़ी अपडेट और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में है वो बताइए। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे देश दुनिया की खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज।